आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग पार्ट 2। तो आइए इसको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझते हैं। अब बात आती है कि क्या कोई मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, तो इसका आंसर है यस, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, हम क्या सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, क्या लिक्विड को हम गैस में चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, तो इसको हम कर सकते हैं। हमारे पास वाटर है, वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। वाटर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? स्टीम यानी गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वहीं वाटर को हम सॉलिड यानी आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको समझते हैं एक बार बेहतरीन तरीके से। ये हमारे पास सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, चिपके हुए होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अगर हम इस सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दें, इनके पार्टिकल्स को दूर दूर कर दें, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। वही हम लिक्विड के साथ करें, लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दें, लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर हो जाए, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो स्टेट चेंज करते हैं जो मैटर, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें या घटा दें, या उसका प्रेशर घटा दें या बढ़ा दें, तो इसको एक बार पढ़ते हैं हम टेम्परेचर के हिसाब से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज ड्यू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज होती है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम हो जाएगा और पार्टिकल्स का फ्री फ्लो ज़्यादा होएगा। अब हमारे पास सॉलिड है, अगर हम सॉलिड को ऐसी हीट दे, ऐसा टेम्परेचर दे कि वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, जो हीट हम देंगे उसको वो क्या कहलाएगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है उसको भी देख लेते हैं। टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि अगर हम किसी सॉलिड को उसका टेम्परेचर रखें, टेम्परेचर क्या रखें कि वो जो सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, किसमें? लिक्विड की फॉर्म में मेल्ट होना शुरू हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बात की गई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे क्यों कहा गया है? क्योंकि हम प्रेशर के हिसाब से भी किसी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब इसको हम मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग फ्यूजन भी कहते हैं। मेल्टिंग फ्यूजन कुछ नहीं है, बस क्या है? कन्वर्जन है सॉलिड का लिक्विड में। इसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग फ्यूजन। तो इसको समझते हैं एक बारी। अब हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर ये हमारे पास आइस है। आइस का जो टेम्परेचर है वो हमारा है -4 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करते हैं? इसको थोड़ी हीट देते हैं। अब हमने इस आइस को थोड़ी हीट दी तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ के हो गया इसका -2 डिग्री सेल्सियस। अभी कहाँ पे चला जाएगा? टेम्परेचर बढ़ के 0 डिग्री पे चला जाएगा। अब आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एक बार हम वापस चलते हैं। जो आइस का टेम्परेचर क्या था हमारे पास? -4 डिग्री सेल्सियस था। अब क्या होगा? जब इसका टेम्परेचर हमने इसको बढ़ाया तो क्या होएगा? काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या होएगी? बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होएगा? हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है? जो इसके पार्टिकल्स है उनमें क्या होएगा? जो ये पार्टिकल्स चिपके चिपके हुए हैं ना, वो थोड़ा दूर होने लगेंगे, फ्री फ्लो होने लगेंगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो हमारा क्या है? टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा? बढ़ के 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने से हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। अब क्या होता है कि एक समय ऐसा आएगा जो काइनेटिक एनर्जी है ना इतनी बढ़ जाएगी कि उसमें कोई चेंज नहीं होएगा। टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि उसमें अब क्या होएगा? वो मेल्टिंग पॉइंट शुरू हो जाएगा। यानी कि जो हमारी आइस है वो मेल्टिंग पॉइंट पे चली जाएगी। आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, किसमें? लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो काइनेटिक एक बारी एक समय पे इतनी बढ़ जाएगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं होगा। उससे क्या आएगा? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होएगा, तभी तो हमारे ये जो पार्टिकल्स हैं आइस के वो कैसे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बनने वाले हैं, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझा। तो थोड़ा और आगे समझते हैं हम इसको। अब हमारे पास क्या है? अभी हमारे जो आइस है वो किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में है। अब ये जो स्टेट इसकी चेंज हुई है आइस से लिक्विड की, वो थोड़ी छुपी हुई है, यानी हिडन है, हम उसको देख सकते नहीं। तो उसको हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट कहेंगे, या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की एक बार हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को फिक्स कर दिया, यानी कि हमने 1 kg सॉलिड ले लिया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स कर दिया और मेल्टिंग पॉइंट दे दिया। यानी कि अगर हम किसी सॉलिड पे अगर उसको हम ऐसा मेल्टिंग पॉइंट रखें, उसका टेम्परेचर बढ़ाए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब बात करते हैं, अब हमारे पास ये लिक्विड है। लिक्विड को अगर हम हीट दें, अब हमने लिक्विड को हीट देना शुरू कर दिया। अब लिक्विड जो है वो हीट होता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि जब लिक्विड किस में चेंज होएगा? इसकी स्टेट चेंज होएगी वेपर में चेंज होएगा। और ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि
जब लिक्विड वेपर में चेंज होएगा उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं हम एक बारी। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बिकम वेपर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वही है, एक लिक्विड को हम कुछ ऐसे टेम्परेचर पर रखें जब वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, जिसको हम क्या कहते हैं वेपराइजेशन भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक बार। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड बिकम वेपर एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज वेपराइजेशन। यानी कोई लिक्विड को हम ऐसा लिक्विड को हम बॉइलिंग पॉइंट पे रखते हैं, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है तो हमारा क्या कहलाता है वेपराइजेशन कहलाता है। तो अब बात आती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। अब हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड को हमने हीट दिया, अब हम जो इसको हीट देंगे जो लिक्विड है वो बॉइलिंग पॉइंट पे आकर क्या बनेगा वेपर बनेगा, यानी कि जो इसके पार्टिकल्स है उनमें क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होएगा मतलब क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा इंक्रीज होएगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी तो हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होएगा। अब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। पर उससे पहले क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो लिक्विड है काइनेटिक एनर्जी एक समय पे इतनी बढ़ जाएगी कि उसमें कोई चेंज नहीं होएगा। फिर क्या होएगा, टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं होएगा, फिर हमारे क्या लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। The amount of heat energy required to change the 1 kg of liquid into vapor at atmospheric pressure as its boiling point is known as latent heat of vaporization। तो latent heat of vaporization कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि हमारे पास अगर 1 kg of liquid है, इसको हमने फिक्स कर दिया। अगर हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी उसकी जो हीट है टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। अब बात करते हैं हम, अब जो हमारा वाटर था वो किस में कन्वर्ट हुआ, स्टीम में कन्वर्ट हुआ, यानी कि वाटर का स्टेट किस में हुआ, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो स्टीम के पास क्या है, लेटेंट हीट है, और वाटर के पास क्या है, लेटेंट हीट नहीं है। अब वाटर से ही तो हमारा स्टीम बना है, वाटर को हमने हीट दिया, टेम्परेचर दिया, तभी जाके हमारा क्या हुआ, वो स्टीम बना, वेपर बना। तो उसके पास क्या है, लेटेंट हीट है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन उठता है कि विच हैव मोर एनर्जी एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे किसके पास एनर्जी ज़्यादा रहेगी। स्टीम के पास क्या है, लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट है इसके पास, तो स्टीम क्या होगी हमारी ज़्यादा एनर्जी एक्वायर करेगी। स्टीम हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड इट कंटेन लेटेंट हीट। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आता होगा कि इन विच स्टेट वाटर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में या गैस स्टेट में। तो इसका आंसर है कि दोनों स्टेट में रहता है। क्यों, क्योंकि जो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, वो क्या होएगा, उसको वेपर बनाना शुरू करेगा। एक समय में तो सारा ऐसा है नहीं कि सारा लिक्विड वेपर बन जाए, तो कुछ वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है और कुछ गैसीय स्टेट में रहता है। अब हम बात करते हैं जो सॉलिड है, सॉलिड किस में चेंज हो सकता है, लिक्विड में चेंज हो सकता है। लिक्विड जो है किस में चेंज होता है, गैस में चेंज हो सकता है। और जो गैस है इसका रिवर्स प्रोसेस भी हो सकती है, जो गैस है लिक्विड में चेंज हो सकती है और लिक्विड सॉलिड में भी चेंज हो सकता है। अब एक हमारे पास बात आती है कि जो सॉलिड है बिना लिक्विड के फेस में जाए वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, यानी सॉलिड जो है गैस में कन्वर्ट हो सकता है, जिसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। और हमारा गैस जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारा गैस है बिना लिक्विड की स्टेट में जाए हुए, जो गैस है बिना गीला हुआ हो, गीले हुए बिना, वो किस में चेंज हो जाए, सॉलिड में चेंज हो जाए। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बारी। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन बस वही है, यानी कि कोई सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या कोई गैस है जो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, यानी बिना लिक्विड की स्टेट में जाए हुए, बिना गीला हुए बिना, वो किस में चेंज हो रही है, सॉलिड से गैस में और गैस से सॉलिड में। उसकी कोई एग्जांपल है यहाँ पे सब्लाइन सब्सटेंसेस, जिसको हम कहते हैं सब्लाइन सब्सटेंसेस भी कहते हैं, जो कि क्या है, कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड। तो अब हम समझते हैं कि आखिर प्रेशर कैसे हेल्प करता है किसी मैटर की स्टेट को चेंज करने में। अब हमारे पास कोई सब्सटेंस है गैस, गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। यदि उन पर प्रेशर लगाया जाए तो गैस के पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, पास पास आने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि लिक्विड पे और भी प्रेशर बढ़ाया जाए तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं और भी ज़्यादा पास आ जाएंगे, फिर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेशर हेल्प करता है किसी मैटर की स्टेट को चेंज करने में। अब हमारे घर में हमने ये सिलेंडर देखा हुआ है, इसके अंदर होती है एलपीजी गैस, जो कि बहुत हाई प्रेशर में स्टोर की जाती है। इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो बहुत हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। जब ये लिक्विड बाहर आता है तो इसका प्रेशर कम होता है और ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जब इसका प्रेशर रिड्यूस होता है तो ये क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। फिर इसको हम कुकिंग के लिए यूज कर लेते हैं।
एक हमने सुना होगा नॉर्मल आइस और एक सुना होगा हमने ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब ड्राई आइस क्या होती है? आइस बिना लिक्विड की स्टेट में जाए बिना वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो लिक्विड वाले फेज में जाती ही नहीं, वो सीधा सॉलिड से किस में, गैस में चेंज हो जाती है। Solid carbon dioxide is stored under high pressure. When pressure reduces, it directly become gas without changing into liquid. यानी कि ये हाई प्रेशर में स्टोर की जाती है। जब प्रेशर कम होता है तो ये क्या बन जाती है? गैस, बिना लिक्विड वाली स्टेट में जाए हुए बिना। अब हम पढ़ते हैं इवोपरेशन क्या होता है। जो हमारे गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं, अब जो उनमें लिक्विड होता है वो गायब हो जाता है, यानी वेपर बन जाता है। लिक्विड जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपर बने, वो किसी भी टेम्परेचर पे वेपर बन सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं? इवोपरेशन कहते हैं। इवोपरेशन की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर इज नोन एज इवोपरेशन। तो इवोपरेशन क्या है? जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है किसी भी टेम्परेचर पे, वही क्या कहलाता है? इवोपरेशन। अब इवोपरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट भी देता है। कैसे? जब हमने सैनिटाइजर यूज किया होगा, वो लिक्विड होता है, उसको लगाते ही वो गायब हो जाता है। उसके बाद हमने कभी नोटिस किया होगा कि हमें थोड़े हाथों में ठंडक महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? अब जो लिक्विड होता है उसको चाहिए होती है वेपर बनने के लिए कोई ना कोई एनर्जी। वो एनर्जी कौन सी होती है? हीट एनर्जी होती है। अब हीट एनर्जी चाहिए होती है, वेपर बन जाता है वो। अब हीट एनर्जी चली गई तो अब क्या रह गया पीछे? कूलिंग इफेक्ट रह जाता है। बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब हीट एनर्जी। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है? वेपर बनने के लिए हीट एनर्जी चाहिए होती है। उसके बाद वो हीट एनर्जी लेने के बाद वो क्या देते हैं? सराउंडिंग में कूलिंग इफेक्ट देते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड ऑन। इवोपरेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक बारी उसको भी हम समझ लेते हैं। सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि जितना सरफेस एरिया होएगा उतनी इवोपरेशन होगी। कहने का मतलब कि जब हम कपड़ा सुखाते हैं तो उसको बिल्कुल फैला फैला के सुखाते हैं, यानी उसका सरफेस एरिया हम बढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है? जो हमारे कपड़े हैं जल्दी सूख जाते हैं, यानी इवोपरेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि सरफेस एरिया के पार्टिकल्स पे क्या होते हैं? लिक्विड जल्दी वेपराइज्ड बन जाते हैं। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना इवोपरेशन ज़्यादा होगी। अब इवोपरेशन किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि जितना हाई टेम्परेचर रहेगा उतना इवोपरेशन इंक्रीज होएगा। अब होती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, यानी इन्वायरमेंट में पहले से ही वेपर मौजूद रहना, तो उसमें क्या वो नमी कहलाता है। यानी कि अगर इन्वायरमेंट में पहले से ही वेपर मौजूद है तो इवोपरेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि वो पहले से अगर वेपर इन्वायरमेंट में मौजूद रहेंगे तो इवोपरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि वो भी क्या होता है? वेपर में कन्वर्ट होता है। अब बात करते हैं वाइंड स्पीड की। अगर वाइंड स्पीड बढ़ेगी यानी वाइंड स्पीड इंक्रीज होएगा तो इवोपरेशन भी इंक्रीज होएगा, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में वेपर है हवा के जरिए वो बाहर लिए जाएंगे, यानी दूर कर दिए जाएंगे। यानी अब इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा? वेपर फ्री हो जाएगा, तो इवोपरेशन ज़्यादा होगी। अब हमने देखा हुआ अर्थन पोर्ट। अर्थन पोर्ट क्या होता है? मटका जिसे हम कहते हैं। अब इसके सराउंडिंग्स में क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स यानी छेद मौजूद होते हैं। जो लिक्विड इसके अंदर भरा रहता है इस छेदों के जरिए बाहर आता है, और बाहर आता है सराउंडिंग में क्या होती है? एनर्जी होती है। एनर्जी कौन सी होती है? हीट एनर्जी। फिर वो लिक्विड तुरंत क्या बन जाता है? वेपर बन जाता है, और हीट एनर्जी चली जाती है। उसके बाद क्या रह जाता है? कूलिंग इफेक्ट रह जाता है। तो ये सरफेस एरिया इसका पूरा ठंडा हो जाता है। जो इसमें रखा हुआ पानी है तो वो भी इस वजह से क्या हो जाता है? वो भी ठंडा हो जाता है। तो ड्यू टू द पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थन पोर्ट वाटर इवोपरेट्स एंड बिकम इवोपरेशन कॉजिंग कूलिंग वाटर कूल्स इनसाइड ए अर्थन पोर्ट। तो इस वजह से क्या होता है? इवोपरेशन के जरिए कूलिंग इफेक्ट हमें मिलता है। तो हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।